हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर के 2022 के पेपर में आपको सीधे सीधे इसी में से क्वेश्चन छपेंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके लाया हूँ 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के पेपर में अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप 70 में 70 आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक ना, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, ना पूछा है। ठीक ना, चलिए, जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर करना। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। इस बार की ये प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, इस बार जो प्री बोर्ड हुआ था 2022 के लिए, इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। गैरीबाल्डी था, या बिस्मार्क था, या काबूर था, या मेजनी था। तो इसका राइट आंसर बनता है मेजनी। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में, अभी फिलहाल ये प्री बोर्ड के पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1788 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या 1790, या 1787 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी के दौरान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, या इटली से था, या फ्रांस से था, या इंग्लैंड से था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी नेपोलियन थे उनका संबंध यहाँ पे फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस देश से था। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। सन 1919, 1924, 1929, 1934। तो महानदी का प्रारंभ जो आपका हुआ था सन 1929 से स्टार्ट हुआ था। किससे हुआ था? सन 1929 से। चलिए अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं? अनुबंध व्यवस्था, अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, सशर्त प्रथा, या नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है नई दास प्रथा। इसका क्या नाम है? नई दास प्रथा। जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इसी में से छपेंगे, मिलेंगे, देख लेना। प्रीवियस यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड एग्जाम 2022 होगा या 2023 होगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है ये आपको बताना है। प्राकृतिक है, या मानव निर्मित है, या सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, भूमि को आप किस तरीके से देखते हो? ये प्राकृतिक एक नेचर के द्वारा मिला हुआ आपको यहाँ पे संसाधन है, या इसे मानव ने बनाया है, या सौर ऊर्जा से मिला हुआ ये चीज़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि को ना हम बनाए हैं ना आप बनाए हैं। ये क्या है? एक यहाँ पे भूमि एक क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या बोलेंगे? भूमि एक क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सीमेंट मिट्टी। कौन सा इसमें मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो काली मिट्टी का नाम सुने ही हो, पीली मिट्टी का भी आप नाम सुने होंगे, लेटेराइट मिट्टी का भी आप नाम सुने होंगे, लेकिन सीमेंट एक मिट्टी नहीं है। ये पत्थरों का काट कर हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल का मतलब जिसमें से रेशे निकलते हैं। जूट, कॉफ़ी, जौ, रबर। तो जूट को आप देखे होंगे। ठीक ना, जूट को भोजपुरी में पटुआ बोला जाता है। आप ये भी नाम सुने होंगे, पटुआ। तो जूट एक क्या है? एक रेशेदार फसल है। ठीक, चलिए अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है
कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन जो आरंभ किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? ये आपको बताना है। सन 1947, 1950, 1948, 1945। तो देखो जो आपका श्रीलंका था ये आपका स्वतंत्र देश कब घोषित हुआ? तो ये हुआ था सन 1948 ईस्वी के दौरान। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है समझते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश है या कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 20, 22, 24, 26। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हम सब 22 भाषाओं को शामिल किए हैं। कितने भाषाओं को? 22, 22। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना, पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन या पंचायत या ग्राम सभा या ग्रामोदय। तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन हम बोलते हैं जब कब? जब आपका कोई भी प्रशासन ग्रामीण स्तर पर संचालित किया जाए, ठीक ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर बनता है पंचायती राज की संस्थाएं जो होती है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण प्रोवाइड करवाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको आप याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हुआ था सतलुज बांध या हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध या सरदार सरोवर बांध। तो 16 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंधित जो क्षेत्र है आपके यहाँ पे सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन कि राजनीति एक क्षेत्र है, संभावनाओं, विकल्पों, प्रयासों इनमें से कोई नहीं। तो देखो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप संभावना कर सकते हो कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा सकता है। आप कितना भी कोशिश करोगे लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाएगी ये आदमी जीतेगा या ये आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए हम राजनीति को एक संभावनाओं क्षेत्र के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संभावनाओं वाला क्षेत्र है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हमने बताया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो सबसे पहले उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या होगी, जनसंख्या निकाल लो जितनी लाख होगी, और उस राज्य से कितना इनकम है वो निकाल लो, और उस राज्य की जनसंख्या में इनकम से डिवाइड कर दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आपका आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है हरियाणा का, बिहार का, राजस्थान का, मेघालय का। तो चारों राज्यों में से आपका जो राइट आंसर होगा हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है इन सभी विकल्पों में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे मैं यहाँ पे जितना मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही मेहनत लगा है इन सभी क्वेश्चन को सेट करने में। बस आप इन क्वेश्चन को याद करके जाना, तैयार करके जाना। बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा एकदम छाप के आओगे 100 का 100%। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीडीपी से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, विशाल घरेलू उत्पाद, ये सकल घरेलू उत्पाद है, ये सकल दैनिक उत्पाद है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है?
विदेशी व्यापार जो अपने देश में नहीं होता है, अपने देश से दूसरे देश के बीच होता है। तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार बोलते हैं ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन, पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। उत्पादन का साधन कौन है? तो ये हो जाएगा पूंजी। जब आपके पास पूंजी नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन नहीं दे सकते हो। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास उत्पादन यानी कि पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, छोटी पूंजी हो या बड़ी पूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी या वाशिंगटन डीसी में हुई थी या जिनेवा में हुई थी या ऑस्ट्रेलिया में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी जिनेवा में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ सन 1986 ईस्वी में। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन सेट किया गया है, थोड़ा भी इधर से उधर करोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। तो सूचना पाने का अधिकार जो होता है अधिनियम, ये आपका अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था, ठीक ना। अक्टूबर 2005 में आपको याद रखना है सूचना पाने का अधिकार। इसी सूचना पाने के अधिकार से आप किसी भी चीज़ का डिटेल्स निकलवा सकते हो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? औसत आय यानी कि एवरेज इनकम किसे बोलते हैं? कुल आय को, या राष्ट्रीय आय को, या प्रति व्यक्ति आय को, या ये सभी तीनों सही है। तो औसत आय किसे बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय को। अब हमने बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। टोटल राज्य में अब क्या करो, उस टोटल राज्य की इनकम से डिवाइड कर दो, ठीक ना। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।